इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से एक चैप्टर जिसको हम विलयन के रूप में जानते हैं उसके अगले टॉपिक को लेकर आपके समक्ष हैं। पिछले बहुत सारे क्लास हमारे ओवर हो चुके हैं विलयन के। उम्मीद करते हैं आप इस सीरीज से लाभान्वित हो रहे होंगे और विलयन नामक चैप्टर आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट का नियम। इसके पहले वाले वीडियो में बेटा हमने वाष्प दाब के विषय में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किसी विलयन का वाष्प दाब उसके विलेय के वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है। तो अगर जो बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो में जुड़ रहे हैं पहली बार, उनसे मेरा निवेदन है कि पहले इसके पीछे का वीडियो आप पढ़ लें, तभी जाके आज का ये राउल्ट का नियम आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं बेटा, आज समझते हैं राउल्ट का नियम क्या होता है। सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं एक द्रव, ठीक है बेटा, हम यहां पर ले लिए हैं एक द्रव और ये मान लेते हैं बेटा कि इसका वाष्प दाब PA0 है। ठीक है, हमने यहां पर एक द्रव ले लिया है। देखिए पिछला वाला क्लास अगर आप समझे होंगे तो आपको ये भी टॉपिक बेहतर समझ में आएगी। तो यहां पर हमने एक द्रव ले लिया है और इसका जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब क्या होता है पिछले क्लास में आपको बताया गया है कि ये जो विलयन है इसके ऊपरी सतह के कण वाष्पित हो जाते हैं और इस सतह पर दाब लगाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पे एक विलयन ले लिया है, सॉरी विलयन नहीं कहेंगे, द्रव ले लिया है। केवल एक द्रव है इसीलिए इसको विलयन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, और इसका जो वाष्प दाब है बेटा वो है PA0। अब हम दूसरा एक द्रव ले लेते हैं यहां पर और इसका वाष्प दाब जो होता है बेटा वो हमने मान लिया है PB0। जब अलग अलग रहेगा तो इसी तरीके से आप भी मानिएगा, सपोज कीजिएगा, उसको नाट से प्रदर्शित किया जाएगा क्योंकि जब ये अलग अलग है। अच्छा, अब क्या हमने किया, अब हमने इन दोनों को मिला दिया एक बर्तन में। चलिए हमने इन दोनों को एक बर्तन में मिला दिया, ये रहा, इसमें इन दोनों को हमने मिला दिया। ठीक है बेटा, अच्छा अब ये भी इसमें मिल चुका है और ये भी इसमें मिल चुका है। ठीक है, और यहां पर हम मानते हैं कि जो पहला वाला द्रव था उसका प्रेशर PA है और दूसरा वाला जो द्रव है यानी ये वाला B वाला, इसका प्रेशर PB है। अब इसको हम नाट से नहीं प्रदर्शित करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी एक विलयन में आ चुका है, अभी तक ये अलग अलग था, इसलिए हमको इसको अलग अलग कह सकते हैं, अंक अक्षर से डिनोट किए हैं। इसको PA0 से प्रदर्शित किया, इसको PB0 से प्रदर्शित किया। लेकिन अब चूंकि इन दोनों को मिलाकर हमने एक विलयन के रूप में बना दिया है, इसलिए यहां पर जो A का प्रेशर है उसको हम PA से प्रदर्शित करेंगे और जो B का प्रेशर है उसको हम PB से प्रदर्शित करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है बेटा कि इसमें किसका प्रेशर ज्यादा होगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि इसमें A का प्रेशर ज्यादा होगा या B का प्रेशर ज्यादा होगा, तो आप ही सोचकर बताओ कि आप क्या जवाब दोगे। आप सीधे से जवाब दोगे कि सर जी जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। आप यही कहने वाले हो कि जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसका इसमें प्रेशर भी, वाष्प दाब भी ज्यादा होगा, और बिल्कुल सही जवाब है। तो बेटा हमको ये बता दो, पीछे आप सांद्रता के पद को पढ़ के आए हो, कौन सा ऐसा सांद्रता पद था जो विलेय या विलायक के मात्रा को अलग अलग प्रदर्शित कर सकता था। आप ही सोचकर बताओ, कौन सा ऐसा सांद्रता का पद था जो विलेय की मात्रा को भी प्रदर्शित कर सकता था और विलायक की सांद्रता को या मात्रा को प्रदर्शित कर सकता था। तो उसका उत्तर है बेटा मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न। तो आप क्या कहोगे कि सर जी जिसका भी मोल प्रभाज यानी जिस इसमें चाहे विलेय हो या विलायक हो, जिसका भी मोल प्रभाज ज्यादा होगा या जिसकी मोल प्रभाज का मतलब मोलों की संख्या, तो जिसका भी मोल प्रभाज मोल अंश ज्यादा होगा, विलयन में अगर विलेय का मोल अंश निकालना होता है तो विलेय का मोल अंश ऊपर और बटे पूरे विलयन का मोल अंश, ठीक है, वो आपका मोल प्रभाज होता है। आप पढ़े हो पीछे चैप्टर में, और अगर नहीं पढ़े हो तो पीछे वीडियो पड़ा हुआ है, उसको प्लीज जाकर आप देखिए। हम ये समझा रहे हैं कि इस विलयन में उस अवयव का प्रेशर ज्यादा होगा जिसका मोल अंश ज्यादा होगा, यानी जिसकी मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, तो मोल को किससे प्रदर्शित करते थे, मोल अंश को x से। मोल अंश को किससे प्रदर्शित करते थे, x से।
तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि पीए समानुपाती एक्स ए, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप सोचोगे क्यों ऐसे लिख सकते हैं, हमने क्या बताया, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो पीए कितना होगा, जितना एक्स ए होगा। अगर एक्स ए ज्यादा होगा तो पीए ज्यादा होगा, अगर एक्स ए कम होगा तो पीए कम होगा। यानी अगर ए की मात्रा ज्यादा होगी, मात्रा का मतलब मोल अंश, जिसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं, तो इस विलयन में जिसकी भी मात्रा ज्यादा होगी उसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसीलिए हमने लिख दिया है कि पीए समानुपाती एक्स ए, और उसी तरीके से पीए समानुपाती हो जाएगा एक्स बी। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया ना कि किसी भी विलयन में जिसकी भी मात्रा ज्यादा होगी उसका प्रेशर ज्यादा होगा, और मात्रा को मोल अंश से प्रदर्शित करते हैं, मोल अंश को एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए यहां पर लिखा गया कि पीए समानुपाती एक्स ए या पीबी समानुपाती एक्स बी, इसीलिए लिखा गया। ये समझ में आया बेटा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं पूछूं कि पूरे विलयन का, ठीक है, अच्छा हाँ, यहां पे एक चीजें और मैं बताना चाहता हूं। अब यहां पर अगर हम इस समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं वो नियतांक क्या है। यहां पे लिख सकते हैं हम पीए बराबर पीए नॉट। देखिए वो नियतांक ये वाला है, याद रखिए, ये याद करना पड़ेगा कि यहाँ पर पीए नॉट, यानी अब आप ये मत समझिएगा कि पीए नॉट और पीए में क्या फर्क है, फर्क है, यह अलग था तब का प्रेशर है, और यह जब विलयन हो गया तब का प्रेशर हम पीए माने हैं, और जब अलग था तो हम पीए नॉट मान रहे थे। तो यहां पर जो नियतांक होगा वो इसका जो अलग से प्रेशर है ना, उसी को हम नियतांक बनाते हैं, क्योंकि वो नियत रहता है। यहां पर अगर इसको अलग रखे हो तो इसका जो प्रेशर है ना बेटा वो नियत है, वो बदलेगा नहीं जब तक आप इसको गर्म वरम नहीं करोगे या इसकी मात्रा नहीं बढ़ाओगे, तब तक ये हमेशा नियत रहता है, इसीलिए इसको हम नियतांक मान लेते हैं। तो यहाँ पर नियतांक हमारा हो गया पीए नॉट इंटू एक्स ए, और उसी तरीके से यहाँ पीबी बराबर हो जाएगा पीबी नॉट इंटू एक्स बी। लो भाई, ये समझ में आ गया बेटा। अब अभी आपने पीछे पढ़ा है कि विलयन का वाष्प दाब कितना होता है, किसी भी विलयन का वाष्प दाब कितना होता है। तो हमने आपको बताया किसी भी विलयन का वाष्प दाब P उसमें विलय के वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है, यानी सीधे हो जाएगा P इक्वल टू PA प्लस PB हो जाएगा। ठीक है बेटा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA प्लस PB हो जाएगा। अब आते हैं यहां पे लिखेंगे P इक्वल टू PA का मान यहां से रख देंगे, क्या हो जाएगा PA नॉट इंटू एक्स ए, और प्लस PB की जगह पे PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू एक्स बी। ये आपको सूत्र मिल गया, ठीक है ना। किसी भी विलयन का वाष्प दाब उस विलयन के जो उस विलयन में जो ए अवयव है उसके वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल, और जो बी अवयव है उसके वाष्प दाब मोल प्रभाज के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। एक फार्मूला हमको मिल गया बेटा, P इक्वल टू PA इंटू एक्स ए प्लस PB इंटू एक्स बी। अब प्रश्न ये उठता है, अच्छा एक चीज मैं और बताना चाहता हूं बेटा, आपने पढ़ा है जब मैं मोल प्रभाज पढ़ा रहा था, वहां पर मैंने पढ़ाया था कि अगर इस मान लीजिए एक विलयन है और इसमें दो अवयव हैं ए और बी, ठीक है, इन दोनों का मोल प्रभाज चाहे जितना भी हो जोड़ने पर एक ही होता है, यानी सीधे आपको पढ़ाया गया है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। जैसे मान लीजिए ये तरबूजा है और इसका 1/3 भाग हमने खा लिया है और बचा कितना 2/3 भाग, 2 भाग है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे ना तो हमेशा फिर तरबूजा हो जाएगा, यानी तरबूजा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य इसमें जितने भी अवयव हों उन सभी का अगर मोल प्रभाज जोड़ दिया जाए ना तो अंत में एक ही आता है, और पीछे हमने इसको प्रूव करके दिखाया भी है। तो यहां पर भी बेटा एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिख सकते हैं चूंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, इसलिए यहां पे हो जाएगा एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी हो सकता है। और इसको आप चाहें तो यहां रख सकते हैं, तो एक नया समीकरण मिलेगा बेटा, P इज इक्वल टू PA इंटू एक्स ए की जगह पे क्या रख सकते हो 1 माइनस एक्स बी और प्लस PB इंटू एक्स बी। यहां पे एक नया समीकरण भी, एक नया सूत्र भी मिल सकता है आपको,
यहाँ पे और इस सूत्र में क्या अंतर है? इस सूत्र में हम एक मूल प्रभाज को दूसरे मूल प्रभाज के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, अगर एक ही मूल प्रभाज मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हो न्यूमेरिकल में, तब भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता है, इसलिए इस सब सूत्र को मैं बता रहा हूं। मान लीजिए न्यूमेरिकल दे दिया, उसमें केवल एक अवयव का मूल प्रभाज दिया हो, एक का नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे? तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप ये वाला फार्मूला लगा दोगे तो वाष्प दाब निकल जाएगा। एक बार फिर से पूरे राउल्ट, अभी तो राउल्ट का नियम मैंने बताया ही नहीं, लेकिन इसको एक बार फिर से मैं समझाता हूं। आइए समझते हैं बेटा। हमने एक द्रव लिया और उसके वाष्प दाब को हमने मान लिया PA0 है, और दूसरा द्रव लिया, उसके वाष्प दाब को हमने मान लिया कि वो PB0 है। इन दोनों से मिलाकर एक विलयन बना दिया। ठीक है, तो हमने कहा कि आप ही सोचकर बताओ कि किसका वाष्प दाब अधिक होगा, तो आप ही ने बताया कि सर जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसका वाष्प दाब भी अधिक होगा। तो मात्रा को किससे प्रदर्शित करते हो? मूल अंश से, मूल भिन्न से, और उसको किससे प्रदर्शित करते हो? x से। तो इसीलिए हमने यहां लिखा है कि Pa उतना ही होगा जितना A के मोलों की संख्या होगी, और Pb उतना होगा जितना B का मोल प्रभाव जितना ही ज्यादा होगा। तो इसीलिए Pa समानुपाती XA हो गया, Pb समानुपाती XB हो गया। अब इस समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक से गुणा करना पड़ता है, और वो नियतांक यही है, जो अलग अलग वाष्प दाब है उसी को हम नियतांक मान लेते हैं, क्योंकि ये बेटा नियत है, ये बदलेगा नहीं। तो इसीलिए Pa हो गया Pa0 इंटू XA, और Pb हो गया Pb0 इंटू XB। अब हमने पीछे अभी पढ़ा है कि विलयन का वाष्प दाब P जो होता है ना, वो विलेय और विलायक के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है, या जितना भी अवयव हैं उन सभी के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमको सूत्र मिल गया P Pa प्लस Pb, और यहाँ पर हम Pa का मान यहाँ से पुट करते हैं और Pb का मान यहाँ से पुट करते हैं, तो एक नया फार्मूला हमको मिल जाता है P Pa इंटू XA प्लस Pb इंटू XB। अब हम लोग कहे हैं, अब पढ़े हैं पीछे कि जो मूल प्रभाजों का योगफल होता है किसी विलयन में वो एक होता है हमेशा। तो XA प्लस XB इक्वल टू 1 हो जाएगा, XA इक्वल टू 1 माइनस XB हो जाएगा, और आप चाहें तो यहाँ पर XA की जगह पर ये रख सकते हैं, और इस प्रकार एक नया फार्मूला, एक नया समीकरण आपको मिल जाएगा। अब प्रश्न ये उठा कि इसमें राउल्ट का नियम कहाँ है? ये तो हम सब समझ गए, लेकिन राउल्ट का नियम क्या है? तो यही बेटा राउल्ट का नियम है, यही राउल्ट का नियम है, याद रखिएगा। जो हमने यूं ही मस्ती मस्ती करते हुए सीख लिया है, वो असल बात में वो राउल्ट का नियम ही था। राउल्ट साहब ने बताया कि किसी भी द्रवीय वाष्पशील विलयन में जो जितने भी अवयव हैं, तो अवयवों का जो प्रेशर है ना, वाष्प दाब है, वो उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। अवयव का वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, और यही राउल्ट का नियम है। तो आइए हम इसको लिख भी देते हैं। राउल्ट का नियम क्या लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। आप कहेंगे तो सर जी हम कब कब पढ़ चुके हैं। लिखा हुआ किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का, इसमें जो भी अवयवी घटक इसमें दो हैं, Pa और Pb, दो घटक हैं, दो हमारे द्रव थे तो दो घटक हुए। तो किसी भी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब, ये जो आंशिक वाष्प दाब है, उस अवयवी घटक के मोल भिन्न बोले तो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो आपने क्या सुना कि किसी भी द्रवीय विलयन में वाष्पशील, क्या लिखा हुआ बेटा, वाष्पशील अवयवी घटक का जो वाष्प दाब है वो उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी यही हमारा राउल्ट का नियम था। तो है ना बेहद आसान। क्या लिखोगे एक लाइन में, किसी भी द्रवीय विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक का जो वाष्प दाब है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, और यही होता है राउल्ट का नियम। अब आइए एक हम ग्राफ के माध्यम से भी राउल्ट के नियम को समझते हैं। तो राउल्ट के नियम को हम आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं, बहुत ही मस्त है और उसको आप समझने का प्रयास करिएगा। हम इस तरीके से दो अक्ष ले लेते हैं, ये हमारा y अक्ष हो गया, आप पढ़े ही हो मैथमेटिक्स, और ये हमारा x अक्ष हो गया। x अक्ष पर हम मूल अंश को दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे बेटा, मूल अंश को, और y अक्ष पर हम दिखाएंगे प्रेशर को, यानी कि वाष्प दाब को। ठीक, हमने क्या कहा,
हम x अक्ष पर मूल अंश को दिखाएंगे और y अक्ष पर किसको दिखाएंगे बेटा, वाष्प दाब को। ठीक, अब कल्पना करिए कि यहां पर जो XA था मोल प्रभाज, यानी A का मोल प्रभाज, उसका मान था 1 और जो B का मोल प्रभाज था वो 0 हो गया। समझने का प्रयास करिए, अगर XA पूरा का पूरा 1 है तो B ऑटोमेटिकली 0 ही होगा, क्योंकि दोनों का योगफल 0 ही होता है। आपने पढ़ लिया है ना, मोल प्रभाज का योगफल 0 होता है। ठीक है, तो अगर XA को आप 1 मान लेते हो, पूरा का पूरा XA ही है, मतलब वहां पर XB है ही नहीं, यानी कि वो केवल शुद्ध है। और उसमें शुद्ध है मतलब जैसे हमने बताया ना कि एक मान लीजिए पानी है, ऐसे समझ लो ये पानी है, तो पानी है, इसमें कुछ और नहीं मिला है। तो अगर पूछा जाए कि मान लीजिए पानी है और यहाँ पर एल्कोहल है, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बेटा, हम उधर समझाते हैं। ठीक है, ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये पानी है और यहाँ पर एल्कोहल है, ये एल्कोहल और ये पानी है। ठीक है, अब इनको मिला दिया गया, यहां पर ये पानी और एल्कोहल दोनों हो गए। तो यहां पर अगर पूछा जाए कि पानी का मोल प्रभाज कितना है, तो पूरा है, पूरा पूरा पानी ही तो है और कुछ थोड़ी उसमें है। यहां पे पूछा जाए एल्कोहल का मोल प्रभाज कितना है, तो आप कहोगे पूरा है, एक का एक पूरा है, क्योंकि यहाँ पे केवल एल्कोहल ही है। लेकिन इसमें अगर पूछोगे तो अलग अलग होगा, इसका मोल प्रभाज कुछ और होगा, इसका मोल प्रभाज कुछ और, क्योंकि इसमें 2 अवयव हैं। तो उसी तरीके से यहां दिखाया गया XA = 1 माना जा रहा है, मतलब एक ही द्रव है पूरा का पूरा, दूसरा वाला कुछ भी नहीं है, दूसरा वाला 0 है। ऐसे कंडीशन में वाष्प दाब कितना होता है, आप पढ़ चुके हो। ऐसे कंडीशन में वाष्प दाब होता है PA0। जब एक अकेला का अकेला पूरा स्वयं रहता है, शुद्ध रहता है, तो हमने पढ़ा है उसका वाष्प दाब नियत रहता है और उसको हम PA0 से मानते हैं। जब दोनों मिला देते हैं तब PA और PB मानते हैं, लेकिन जब वो अकेला ही है, केवल उसमें कुछ और नहीं है, तो उसको शुद्ध मानते हैं, उसको PA0, इसमें दूसरा नहीं है। अब बेटा जैसे जैसे हम यहाँ पर B को मिलाएंगे, अब इसमें हम B को मिलाना स्टार्ट किए, जैसे जैसे हम इसमें B को मिलाने लगेंगे वैसे वैसे अब A जो A था ना वो 1 से घटने लगेगा। भाई अब यहाँ पे अभी तो A का पूरा पूरा था, अब इसी गिलास में हमने ये मिलाना शुरू किया, ये B वाला, तो अब A घटने लगेगा, A का मोल प्रभाज घटेगा, क्योंकि अब उसमें B का भी मोल प्रभाज शामिल होने लगा, तो B बढ़ेगा और A घटेगा। यानी इस कंडीशन में हम धीरे धीरे बढ़ते 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 यहां पर आते हैं और यहां पर पूरा का पूरा हम XB को 1 मान लें और XA को 0 मान लें। ठीक है ना, अब पूरा पूरा XB 1 हो गया, XA हमने 0 कर दिया। बात समझने का प्रयास करिए, यहां पर हमने XA 1 माना है, उस कंडीशन में हमारा वाष्प दाब PA0 था, XB यहाँ पे कुछ नहीं था। अब यहाँ पे हम धीरे धीरे A को घटाने लगे हैं और B को बढ़ाने लगे, इसमें A को घटाने लगे, इस B को डालने लगे, A को घटाने लगे, B को डालने लगे। एक कंडीशन ऐसा कर दिए कि XA को हमने 0 कर दिया और XB पूरा का पूरा हो गया, और उस कंडीशन में हम मान लेते हैं कि उसका वाष्प दाब क्या हो गया, PB0, क्योंकि अब यहाँ पे B केवल 1 है, A उसमें जरा सा भी नहीं है। उस कंडीशन में हम उसको मान लेते हैं कि वो PB0 हो गया। ठीक है बेटा, तो आप क्या देखोगे कि जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर हम XA का मान घटाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये PA0 से घटते 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 घटते, इसको डाट से दर्शाते हैं बेटा, PA0 से घटते 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 वाष्प दाब कहां पर आ गया, 0 पर आ गया। यहाँ पर PA0 0 पे, यहाँ 0 होता है ना, तो 0 पे आ गया। ठीक है, यानी XA घट रहा है। आप कहते हो ना कि जैसे जैसे मूल प्रभाज घटेगा वाष्प दाब भी घटेगा, तो XA यहाँ से घटना स्टार्ट हुआ, XB बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो XA जब घटा तो PA0 घटते घटते कहाँ आ गया, 0 पर, और यहाँ XB बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो ये PB0 यहाँ से बढ़ना, यहाँ पे 0 था, जब XB 0 था तो PB0 0 था, लेकिन अब यहाँ पे XB बढ़ रहा है, तो ये PB0 बढ़ते 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 यहाँ आ गया बेटा, PB0 बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गया। तो इस रेखा को हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि, हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है, लिख सकते हैं क्या, PA या ऐसे लिख सकते हैं PA0 समानुपाती XA, लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये रेखा क्या दर्शाती है,
ये रेखा दर्शा रही है कि जैसे जैसे XA घट रहा है वैसे वैसे PA0 भी घट रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि PA0 समानुपाती XA। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं उसी तरीके से, PB0 समानुपाती XB। यानी जैसे जैसे XB बढ़ रहा है वैसे वैसे PB0 भी बढ़ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं बेटा। ये रेखा यही तो प्रदर्शित कर रही है कि जैसे जैसे हमारा XA घट रहा है वैसे वैसे PA0 भी घट रहा है। और ये रेखा ये दिखाती है कि जैसे जैसे XB बढ़ रहा है वैसे वैसे PB0 भी बढ़ रहा है। तो हम इसीलिए लिख दिए PA0 समानुपाती XA और इस पर लिख दिए हैं PB0 समानुपाती XB। ठीक है। और इसको जो हम मिलाते हैं बेटा, ये हमारा परिणामी होगा। ये क्या बताता है कि P = PA + PB। इसको शो करेगा ये कि ये क्या है, ये शो करता है कि पूरा प्रेशर कितना होगा, जितना A का प्रेशर होगा जितना B का प्रेशर होगा, दोनों को जोड़ दोगे तो वो पूरे विलयन का प्रेशर होगा। ये रेखा उसको प्रदर्शित करता है। तो ये एक बेहतरीन ग्राफ है। फिर से एक बार समझाते हैं। हमने यहाँ XA को A मान लिया है, XB को सपोज किया कि 0 है। जब XA ही केवल है तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो PA0 होगा। अब धीरे धीरे हमने XA को घटाना स्टार्ट किया और XB को बढ़ाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर आते आते XA 0 हो गया, XB 1 हो गया और इस कंडीशन में जो हमारा इसका प्रेशर होगा ना वो PB0 हो गया है। तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे XA घटा वैसे वैसे PA0 भी घटा, इसीलिए हमने इस पे लिख दिया PA0 समानुपाती XA। इस पे हमने क्या देखा, जैसे जैसे XB बढ़ा वैसे वैसे PB0 बढ़ा और इसीलिए हमने लिख दिया PB0 समानुपाती XB। और इस जो परिणामी को हमने लिख दिया P = PA + PB। ये हमारा ग्राफ हो गया। तो हमने राउल्ट का नियम भी पढ़ लिया और राउल्ट के इस ग्राफ को भी हमने समझ लिया। इस ग्राफ को आप फेयर पे जरूर बनाइएगा, नोट करिए इसको। ठीक है बेटा, तो ये रहा हमारा राउल्ट का नियम। उम्मीद करते हैं राउल्ट के नियम आप मस्ती से सीखे होंगे। बहुत ही मजा आया होगा राउल्ट के नियम को पढ़ने में। अब फिर मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा अपना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।